हेलो एवरीवन, मैं विवेक कुमार आप सभी को अपने चैनल रेड वानी पर स्वागत करता हूँ। देखिए, आप सब कोई जानते हैं महाभारत सीरीज का ये चौथा वीडियो है। एक्चुअली इसके पहले जो है हम लोग 3 वीडियो देखे हुए हैं, वो हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर नेशनलिज्म इन यूरोप का है, जिसमें से हम लोग टोटल ऑब्जेक्टिव को हम लोग कवर किए हुए थे। आज ये चौथा वीडियो ज्योग्राफी का वीडियो होगा और इसका भी 2 पार्ट होगा। इसका रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट है, इसका भी 2 पार्ट होगा, 1 पार्ट 2 पार्ट होगा, ठीक है ना। इसमें भी हम लोग ऑब्जेक्टिव को कवर करने वाले हैं और ऑब्जेक्टिव को कवर करेंगे और देखेंगे किस तरह का ऑब्जेक्टिव इसमें आएगा एग्जाम में और कैसे आने वाला है। फर्स्ट पार्ट में जो है ऑब्जेक्टिव को जो कवर करेंगे, सेकेंड पार्ट में जो कवर करेंगे उसमें असर्शन और रीजन दोनों होगा। इस टाइप का जो आता है आपको क्वेश्चन, वो भी आपको उसमें क्या करेंगे, इंक्लूड कर देंगे, जिससे आपको पता चल जाएगा किस तरह का क्वेश्चन आपको आता है बेसिक। तो चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को। देखिए, हाँ, तो ये जो बेसिकली चैप्टर जो है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, रिसोर्स उसका डेवलपमेंट, किस तरह उसका एक तरह से कंजर्वेशन, मतलब एक तरह से बात करें तो कंजर्वेशन होगा, प्लानिंग किस तरह होगा, इन सभी चीज़ों को देखेंगे और इस पर ऑब्जेक्टिव किस टाइप का बनेगा, इन्हीं सब चीज़ पर ध्यान आज हम लोग देने वाले हैं। तो देखिएगा, एक बहुत ही अच्छा कोटेशन है, शानदार जिंदगी जीने के 2 ही तरीके हैं, जो पसंद है उसे हासिल करो या जो है उसे पसंद करो। बहुत ही सिंपल फंडा है यार। अगर लाइफ कैसा जीना है वो तुम्हारे ऊपर है। अगर लग्जरियस लाइफ जीना चाहते हो, अभी है उससे बेटर लाइफ जीना चाहते हो, तो अभी से ही मेहनत करना शुरू करो। और लेकिन भाई साहब, अगर आप मेहनत नहीं करना चाहते हैं, अगर आप कुछ करना नहीं चाहते हैं, तो जिस स्थिति में है, जैसा है, उसी को पसंद कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए और आगे बढ़ते रहिए, खुश रहिए, ठीक है ना। ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि आप खुश तभी हो सकते हैं जब आप करोड़पति हो जाएंगे, ठीक है ना। आप जो है उसमें भी खुश रखते हैं, लेकिन नहीं, लाइफ को अगर बेटर बनाना है, इस कंपटीशन में आगे बढ़ना है, तो आपको उन सभी चीज़ों को पाने के लिए मेहनत तो करना ही पड़ेगा। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, बाकी सब आगे देखिए क्या है। देखिए, मेन टॉपिक इस चैप्टर का एक्चुअली हम लोग देखने वाले हैं। मेन टॉपिक में हम लोग देखेंगे कि इतना सारा टॉपिक हम लोग जो है कवर करेंगे इस चैप्टर। इन्हीं टॉपिकों से क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। इन टॉपिक के अलावा एक्स्ट्रा कुछ नहीं आता है। इस टॉपिक को हम लोग बारी बारी से देखेंगे, नजर डालेंगे किस तरह का ऑब्जेक्टिव बन रहा है। बाकी आप पढ़ लीजिएगा, ऐसा नहीं है कि आपको पढ़ने नहीं आएगा, समझ लीजिए, ज़्यादा टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है, ये टॉपिक है। चलिए क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं। देखिए, डिफिनीशन से इस तरह का क्वेश्चन बन सकता है कि एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट दैट कैन बी यूज टू सेटिस्फाई आवर आवर व्हाट आवर नीड्स। यहाँ क्या हो जाएगा, नीड्स विच इज टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, जो टेक्नोलॉजिकली हमारे लिए अवेलेबल हो, ठीक है ना, वहाँ वो अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी हमारे पास अवेलेबल हो, जिससे हम उस चीज़ को फाइंड आउट कर पाए। इकोनॉमिकली एक्सेसिबल, हमारे पास हम सक्षम हो खरीदने में उस चीज को। कल्चरली एक्सेप्टेबल, हमारा कल्चर उसको एक्सेप्ट करता हो, ठीक है ना। इन सभी चीजों को अगर डिटेल में पढ़ना है तो हम पीछे पूरा डिटेल, इसके पहले जो डिटेल वीडियो बनाए हुए हैं, जाइए वीडियो पे उसके जो है हमारे चैनल के वीडियो पर जाइए, वहां पर आप ढूंढ करके उसको पढ़ लीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ ऑप्शन कौन आएगा, नीड्स फिजिबल नहीं हो पाएगा, नीड्स एक्सेप्टेबल एक्सेप्टेबल नहीं हुआ, नीड्स एक्सेसिबल फिजिबल और एक्सेप्टेबल। यहाँ देखिए, एक्सेसिबल फिजिबल और एक्सेप्टेबल, यही वाला आपका ऑप्शन सही होगा, ठीक है ना। आपको ये जो है आप डिफिनेशन के बेस पर एक ऑब्जेक्टिव बनाया गया हुआ है, मे भी पूछ सकता है, नहीं पूछ सकता है, कोई दिक्कत, लेकिन आप एक प्रैक्टिस के लिए है जो है रख दिए है क्वेश्चन, ताकि आप बना लीजिए, समझ लीजिए। देखिए, टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, पिछला ये तो सब हम पढ़ा ही चुके हैं, पीछे वाले वीडियो में डिटेल बताने का जरूरत नहीं है। एक जो है हम बेसिकली एक बना दिए, एक टॉपिक जो है आपको लिख दिए कि आपको अगर नहीं कहीं से मिल रहा है तो एक जगह है, एक शॉर्ट में आप उतार लीजिए या फिर एक बार रिवीजन कर लीजिए, ठीक है ना। इन सभी का डिटेल में पढ़ेंगे तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, कोई फायदा नहीं होगा। पीछे वीडियो बना हुआ उसमें जाकर देख लीजिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन क्या आता है, ह्यूमन इज डैश रिसोर्सेज। देखिए, ह्यूमन बायोटिक रिसोर्स भी है, अबायोटिक तो रिसोर्स होगा नहीं, ह्यूमन अबायोटिक रिसोर्स नहीं होगा, नेचुरल रिसोर्स भी है। अगर नॉर्मल अगर मान लेते हैं बायोटिक रिसोर्स और नेचुरल रिसोर्स, बट इन सभी चीजों में काफी डिफरेंट पार्ट ऑफ रिसोर्स, ठीक है ना, काफी डिफरेंट दिख रहा है पार्ट ऑफ रिसोर्स। हम लोग ये कैसे ह्यूमन को एक पार्ट ऑफ रिसोर्स मानते हैं। देखिए, इस अगर हम लोग बात करें पूरे के पूरे प्लानिट पर, जितने प्लानिट है बस हम लिख लें, और इस प्लानिट पे स्पेशली अगर हम लोग धरती की बात करें, ठीक है ना, अर्थ की बात करें, इस पर जितने भी रिसोर्सेज है उन सभी में ह्यूमन जो है एक क्या है, यूनिक रिसोर्स है। और यही एक ऐसा रिसोर्स है जो बाकी सभी को रिसोर्स बनाता है। नहीं समझे बात, रिसोर्स बना, ये पेन देखिए, ये पेन को हम अपने दिमाग से, हम अपने बुद्धि से इसको यूज कर रहे हैं, तभी तो हमारे काम आ रहा है। जब ये काम आ रहा है, हमारे नीड्स की फुलफिल कर रहा है, तभी तो ये हमारे लिए रिसोर्स है।
अगर हमको ये चलाने नहीं आता या फिर ये कहाँ यूज किया जाएगा, कैसे किया जाएगा, कैसे करेंगे तो इसका यूज होगा, तो फिर ये रिसोर्स हमारे लिए होगा। मतलब यहाँ पर कुल मिलाकर ये है कि ह्यूमन नेचर, टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशन, इन सभी को मिला करके क्या करता है, एक अलग से किसी वस्तु का निर्माण करता है जिससे क्या हो जाए, हमारी जरूरत पूरी हो जाए, और वो क्या बन जाता है, एक रिसोर्स बनता है। मतलब ये कि इन सभी चीजों का यूज करके मनुष्य क्या करता है, ह्यूमन क्या करता है, रिसोर्सेज का निर्माण करता है। दैट मीन्स दैट्स वाई ह्यूमन इज यूनिक रिसोर्सेज इन द प्लानिट। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, देखिए मैडम जी को देखिए एक्चुअली क्या है, ये देख रहे हैं कितना भयंकर मेकअप की हुई है, ठीक है ना, ये थोड़ी रंगी हुई है। एक्चुअली क्या है आखिर, यहाँ पर थोड़ी सी समझने वाली बात है कि आखिर ये क्या है। देखिए ये मैडम जो मेकअप की हुई है, ये मैडम जो देख रहे हैं, यार क्या हो गया, ये मैडम जो इतनी जो है भारी भरकम जो ये देख रहे हैं ना, ये ऑर्नामेंट, ये ज्वेलरी लगाई हुई है, ये लगाई हुई है तभी तो इसका यूज है, ये लगाई हुई तभी तो हमारे लिए रिसोर्स है। अगर इसका यूज कहाँ होगा, कैसे होगा, और हम लोग नहीं जानते, ठीक है ना, और इसको सौंदर्य को बढ़ाने के लिए अगर इसका यूज नहीं किया जाता, ठीक है ना, तो सोचिए ये रिसोर्स हमारे लिए होता, बेकार में पड़ा रहता। ये मैडम जो ये कितना लीपा पोती की हुई है, इन सभी का यूज, इनके अगर ये मैडम नहीं होती तो फिर ये रिसोर्सेज होता, नहीं होता ना। दिख रहे हो ना कितना एकदम वॉल पुट्टी की हुई है, ये कलर, ये वो, ये पता नहीं मोबिल लगाई हुई है, पता नहीं क्या है, हमको समझ नहीं आ रहा भाई साहब, ये क्या बनी हुई है क्या नहीं। इन सभी का मतलब एक तरह से अगर ह्यूमन रिसोर्सेज की, ह्यूमन अगर यूनिक रिसोर्स है उसमें भी यूनिक पूछा जाए तो महिलाएं बहुत ही यूनिक होती हैं। और रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन जो है ना, वो क्या करता है, मेल करते हैं, फीमेल लोग तो उसका यूज करता है। यूज और यूटिलाइजेशन में बहुत अंतर। देखिए लड़कियां जो होती हैं ना, महिलाएं जो होती हैं, वो रिसोर्सेज का यूज करती है। मतलब यूज उसे कहते हैं जो एक बार यूज करके फेंक दो, यूज एंड थ्रो। लेकिन यूटिलाइजेशन उसे कहते हैं जो एक लड़का को देखिए, ठीक है ना, एक कपड़ा खरीदता है अगर साल में, तो वो हमको लगता है 2 सीट में पूरा साल खत्म करता है। लेकिन एक लड़की को अगर साल में 3 शादी है तो वो 3 कपड़ा खरीदवाएगी, क्योंकि एक शादी में जाएगी, अगर उसका कोनो देख लिया, उसको देख पहले से उसका कोई फ्रेंड व्रेंड देख लिया, उसका कोई फ्रेंड देख ली, तो दोबारा वो हमें नहीं करेगी। सोचेगी कि बाप रे, कहेगा कि वो देखी हुई थी, वो बोलेगी कि नहीं ये खाली पुराने कपड़ा पहनती है, हम नहीं, घर हम ये वाला नहीं पहनेंगे, हमको नया चाहिए। मतलब समझ रहे हैं, कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि महिलाएं जो होती है रिसोर्सेज का यूज करती है। एक तरह से अगर हम लोग बात करें कि डिस्क्रिमिनेटरी यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज जो कहते हैं ना, वो कौन करता है, लोग, वो महिलाएं करती हैं। बात समझे कि नहीं, बाद में पढ़ेंगे किस तरह जो हैप्स ग्रुप वाले लोग जो है उसका यूज करते हैं। लेकिन उनमें भी जो महिलाएं जो होती है ये काफी खतरनाक होती है, ठीक है ना। तो इसलिए हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर कि हम जो हैं ह्यूमन है, तो बाकी सभी चीजों का महत्व है और उसका यूटिलाइजेशन है, तो वो रिसोर्स है। हम लोग नहीं रहते तो रिसोर्सेज नहीं होता, जैसे कि ये मैडम लोग हैं। बस हम देख रहे हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं थोड़ा सा क्वेश्चंस क्या करें जनरली हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। जनरली जब बात करेंगे तो 3 टाइप्स का रिसोर्सेज होगा। एक जो होगा नेचुरल, दूसरा होगा ह्यूमन या मैनमेड, और तीसरा होगा ह्यूमन एज ए रिसोर्स। ह्यूमन खुद एक पार्ट ऑफ रिसोर्स है। नेक्स्ट, इसका इसका समझ आ गया ना, तो इसका सॉरी, तो ये पार्ट ऑफ रिसोर्स, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, पार्ट ऑफ रिसोर्स, यही बात बोलने वाले थे आपको। तो जनरली हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ एक्सॉस्टेबिलिटी। एक्सॉस्टेबिलिटी का मतलब होता है रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल, मतलब ऐसा संसाधन जो समाप्त हो जाने वाला है, जो फिर दोबारा हमें नहीं मिलेगा फिर अपने जिंदगी में। अपने जिंदगी ऐसा नहीं है कि कभी नहीं मिलेगा, मतलब लाखों करोड़ों वर्ष लगेगा, ठीक है ना, हमारे लिए नहीं हो पाएगा वो। तो रिन्यूएबल उसे कहेंगे जो हमारे मतलब कि जो शॉर्ट टाइम ऑफ पीरियड में फिर से बन जाए, फिर से अवेलेबल हो जाए, रिन्यूएबल। जो शॉर्ट टाइम ऑफ पीरियड में नहीं बनता हो, लाखों करोड़ वर्ष लगता हो जिसके बनने में, उसे नॉन रिन्यूएबल। इस तरह 2 तरह का रिसोर्सेज हो गया एग्जॉस्टिबिलिटी के मामले बेस पे। नेक्स्ट देख रहे हैं, पार्क इज अ रिसोर्सेज। देखिए पार्क किस तरह का रिसोर्स है, तो पार्क जो है इंडिविजुअल रिसोर्स, पार्क किसी के बाबूजी का थोड़े रहता है, इसलिए पार्क क्या है, ये इंडिविजुअल रिसोर्स नहीं है। कम्युनिटी ऑन रिसोर्स, पार्क यदि क्या है, सभी लोगों का बराबर अधिकार है, वहां जाके बैठेंगे, खेलेंगे, बस समझे कि लौटाएंगे, लुका छिपी खेलेंगे, सब कोई कर सकता है उसमें, बात समझे कि नहीं। तो ये एक तरह से कम्युनिटी ऑन रिसोर्स है। नेक्स्ट करा कि वाटर इज अ डैश रिसोर्स। वाटर किस तरह का रिसोर्स है, रिन्यूएबल। वाटर कभी समाप्त तो नहीं होने वाला है। पीने योग्य पानी, जो जो भी आपको हम पानी पीने वाले होते हैं वो समाप्त हो सकता है, लेकिन वाटर कभी समाप्त नहीं होगा, ये दुनिया समाप्त वाली हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए करा क्या, द रिसोर्सेज आर ऑब्टेन फ्रॉम बायोस्फीयर एंड हैव लाइफ आर कॉल्ड। जो भी बायोस्फीयर से ऑब्टेन किया जाएगा उसे हम लोग कहेंगे बायोटिक। और बायोटिक नहीं, ये दोनों किसके,
अगर ओरिजिन के बेस पर पूछेगा कि रिसोर्सेज कितने तरह का होता है तो दो तरह का, बायोटिक और बायोटिक। बात समझ आ गया। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। इनमें से कौन जो है ऑनरशिप के बेस पर क्लासिफाइड नहीं है। इंडिविजुअल या ऑनरशिप। ऑनरशिप का मतलब किसी भी संसाधन का मालिक कौन है, रिसोर्स का मालिक कौन है। जैसे ये देखिए, मोबाइल है, फोन है, लैपटॉप है, ये उस पर मेरा अधिकार है, कोई मुझसे बिना छुए उसको यूज नहीं कर सकता। दैट इज कॉल्ड इंडिविजुअल या प्राइवेट रिसोर्स। बात समझ नहीं, या कोई दुकान हो गया, किसी का घर हो गया, खेत हो गया, ये सभी चीजें। फिर कह रहा है कि डेवलपमेंट रिसोर्स। डेवलप्ड रिसोर्स होता है, डेवलपमेंट लिख दिए हम, ठीक है ना। तो ये तो नहीं होगा बेसिकली। नेशनल रिसोर्सेज, इंटरनेशनल रिसोर्सेज, ये हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर कौन आपका सही होगा, नॉट क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, तो डेवलप्ड रिसोर्सेज। बात समझ आ गया। नेक्स्ट बड़ा क्या है, द ओशियन रिसोर्सेज बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल इज क्लासिफाइड अंडर विच जोन। एक्सपोर्ट इकोनॉमिक जोन, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। आपका ऑप्शन कौन हो जाएगा, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। देखिए ई ई जेड बोला जाता है, तो देखिए हम ऑप्शन बदल दिए, एक्सपोर्ट इकोनॉमिक ई जेड हो जा रहा है। बस हम देख रहे, तो याद रखना है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन मतलब ये कि किसी भी जो देश है उसके सटे हुए महासागर के अंदर 200 नॉटिकल माइल तक का एरिया जो होगा, एरिया पर उस देश का अधिकार होगा। जैसे इंडिया है, इंडिया में अगर हम अरेबियन ओशियन की बात करें तो वहां 200 नॉटिकल माइल अंदर तक भारत का अधिकार है। वहां से तेल निकाल सकता है, वहां से मछली मार सकता है, कुछ भी कर सकता है, वहां पर कोई नहीं बोलने वाला है। बस हम नहीं, लेकिन यही से 12 नॉटिकल माइल के अंदर तक, यहाँ से बेस लाइन से, बेस लाइन बेसिकली एक सीधा लाइन खींच दिया जाता है ताकि वहां से क्या हो, किसी भी मतलब कि डिस्टेंस को मापने में आसानी होगा। तो इसलिए एक बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल तक एरिया को टेरिटोरियल सी कहते हैं, टेरिटोरियल सी, जिसे हम लोग टीएस बोलते हैं, या फिर टेरिटोरियल वाटर भी बोलते हैं, सी की जगह पर वाटर रिसोर्स, वाटर रिसोर्स। बात समझे कि नहीं। एक्चुअली क्या होता है टेरिटोरियल सी और टेरिटोरियल वाटर रिसोर्स, तो 12 नॉटिकल माइल के अंदर तक के एरिया को टेरिटोरियल नॉटिकल माइल, मतलब टेरिटोरियल क्या बोलते हैं उसको, वाटर या टेरिटोरियल सी बोलेंगे। एक्चुअली यहाँ पर क्यों बताया गया टेरिटोरियल सी के बारे में, कि नॉटिकल माइल में कोई आकर के, सॉरी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में कोई आकर के आराम से नेवी उभी आकर के जहाज ले जा सकता है, लिया सकता है, ठीक है ना। कहाँ तक, ये यहाँ से 12 नॉटिकल माइल तक नहीं ला सकता है और इसके अंदर नहीं ला सकता है, लेकिन 200 नॉटिकल माइल यानी 188 यहाँ से यहाँ तक ला सकता है, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। लेकिन शांतिपूर्ण ढंग से लाएगा, घूम घूम के चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से मछली नहीं निकाल सकता है, यहाँ से यहाँ तक कहीं से मछली नहीं निकाल सकता है, तेल नहीं निकाल सकता है, कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज नहीं कर सकता है। लेकिन भाई साहब, आप यहाँ तक आकर के आपको घूमना होगा, इसके आगे आप नहीं बढ़ सकते किसी अन्य देश वाले, ठीक है ना। यहाँ जाइएगा, मौनी में नेवी वाला पकड़ के लतिया देगा, जुतिया देगा, फिर आप रोने लगिएगा, ठीक है ना। कोई भी जाएगा तो, अगर आप इंडिया से नहीं है तो। बात समझे कि नहीं। इसलिए इसको बोला जाता है बेसिकली टेरिटोरियल सी। इस पर जो होता है एकदम से इसी देश का अधिकार होता है। इसके अंदर आने के लिए, इस देश से, जिस देश के आप सीमा में गए हुए हैं, मतलब आप बाउंड्री के पास गए हुए हैं, वहां से आपको क्या करना होगा, परमिशन लेना होगा। नहीं परमिशन लीजिएगा, लतिया देगा। बात समझे कि नहीं, वो इलीगल हो जाएगा। समझ आ गया। नॉटिकल माइल के एरिया को टेरिटोरियल सी या टेरिटोरियल वाटर बोलेंगे, 200 नॉटिकल माइल तक एरिया को एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बोलते हैं। तो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में कौन सा एरिया शामिल होगा, टेरिटोरियल सी शामिल होगा। ऐसा नहीं कि टेरिटोरियल सी के बाद 200 नॉटिकल माइल, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन, द टेरिटोरियल वाटर दैट एक्सटेंड अप टू 12 नॉटिकल माइल फ्रॉम बेस ऑफ द कोस्टल कंट्री इज रिकॉग्नाइज्ड बाय डैश डैश ऑन लॉ ऑफ सी। किस लॉ के तहत जो है, बेसिकली किसके द्वारा जो है, ये जो है टेरिटोरियल सी या फिर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन को रिकॉग्नाइज किया गया। पहले ऐसा नहीं था, तो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन के द्वारा। यूनाइटेड नेशन एक कन्वेंशन रखा, एक समिट रखा है, जहां पे क्या किया गया, ये डिसीजन लिया गया कि कोई भी देश जो समुद्र के किनारे बसा हुआ है, वहां से 12 नॉटिकल माइल, 12 नॉटिकल माइल, ठीक है ना, एनएम, और 200 नॉटिकल माइल तक के एरिया को, ठीक है ना, उस देश का अधिकार होगा। उस देश द्वारा उसको क्या किया जाएगा, कंट्रोल किया जाएगा। देखिए नॉटिकल माइल क्या होता है, जब भी नॉटिकल माइल बोलेगा इसका मतलब समुद्र में नापा गया दूरी होता है, और जब भी हम जमीन पर नापेंगे उसको किलोमीटर में नापते हैं। तो एक नॉटिकल माइल, एक एनएम बराबर जो होता है ना, 1.85 1.85 किलोमीटर लगभग होता है। 1.85 किलोमीटर जो होता है,
किलोमीटर के बराबर होता है 1 नॉटिकल माइल। आई होप कि ये वाला बात समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल फॉर सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ। मतलब रिसोर्सेज के, मतलब इनमें से कौन सा जो है सबसे जरूरी है रिसोर्सेज के सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस के लिए, जो हमेशा हमारे पास उपलब्ध रहे, जो कभी ऐसा यूज नहीं करे कि तुरंत हमारे पास से खत्म हो जाए। तो कौन सा ऐसा जो है जरूरी चीज है, तो उसमें से रिसोर्सेज मैनेजमेंट ऐसा कुछ नहीं है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, रिसोर्सेज प्लानिंग। देखिए रिसोर्सेज प्लानिंग के अंतर्गत ही आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, सस्टेनेबल। जब बाबू नहीं है तो बेटा को मानने की क्या जरूरत है, इसलिए रिसोर्सेज प्लानिंग यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है ना, मतलब ये कि हमारे पास जो रिसोर्सेज है उसको प्लान करके उसको सही ढंग से, रिसोर्सेज प्लानिंग क्या होता है, ज्यूडिशियस यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज इज कॉल्ड रिसोर्सेज प्लानिंग। मतलब दिमाग लगा करके बुद्धि से विवेक से रिसोर्सेज का यूज करे, उसे रिसोर्सेज प्लानिंग करते हैं। ठीक है ना, अब महिलाओं की तरह रिसोर्सेज का यूज नहीं करेंगे, हम यूटिलाइजेशन कहेंगे। ठीक है ना, आगे देखते हैं। देखिए करा क्या, एरिया सोन मोर देन वंस इन एग्रीकल्चर ईयर प्लस नेट सोन एरिया इज नॉन एज। तो ये तो आपको किताब में पढ़िएगा तो डायरेक्ट मिलेगा, बैरन लैंड, फैलो लैंड, ग्रोस क्रॉप्ड एरिया, ग्रेजिंग लैंड। ये तो होगा ही नहीं। ठीक है ना, ग्रोस क्रॉप्ड एरिया को क्या बोलेंगे, जो कि एग्रीकल्चरल जितने भी, मतलब कि वैसा एरिया जो एक साल में एग्रीकल्चर ईयर में एक बार से अधिक, प्लस नेट सोन एरिया जो होगा, दोनों को मिला के हम लोग क्या बोलेंगे, ग्रॉस क्रॉप एरिया बोलेंगे। हाउ मच एरिया शुड कवर बाय फॉरेस्ट फॉर बेटर इन्वायरमेंट। कर रहा है क्या कि कितने एरिया को, किसी भी देश के ज्योग्राफिकल एरिया का कितने परसेंट एरिया पर, सॉरी फोन आ गया था, ठीक है ना, इसको थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, हाउ मच एरिया शुड कवर बाय द फॉरेस्ट फॉर बेटर इन्वायरमेंट। मतलब किसी भी देश के किसी भी एरिया का, उसके ज्योग्राफिकल एरिया का कितने परसेंट एरिया को क्या होना चाहिए, फॉरेस्ट होना चाहिए बेटर इन्वायरमेंट के लिए। तो देखिए बेटर इन्वायरमेंट के लिए 33% होना चाहिए, लेकिन इंडिया में अभी है कितना, 25-26 के करीब करीब है। ठीक है ना, 25%, 26% के करीब करीब है। ठीक है ना, करेक्ट। व्हेन वाज ऑर्गेनाइज फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट। फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट कब ऑर्गेनाइज किया गया था, तो 1992 में। ये क्यों ऑर्गेनाइज किया गया था, तो ये इसका मेन एम जो था, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम को देख करके किस तरह इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम से क्या किया जाए, छुटकारा पाया जाए, उसको कम किया जाए। ठीक है ना, रिसोर्सेज को जो ओवर यूटिलाइजेशन हो रहा है उसको कैसे हम लोग उसका प्लानिंग बना करके, एक तरह से प्लानिंग के तहत उसको यूज करें, पॉवर्टी को कैसे खत्म करें, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम को कैसे खत्म करें। इसीलिए 1992 में लगभग 100 से अधिक देशों ने भाग लिया हुआ था। और क्या किया गया, उसमें एक एग्रीमेंट बना और लोगों ने फैसला लिया कि कैसे जो है हम लोग इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम को, इन्वायरमेंटल एक तरह से जो एक तरह से बोलते हैं ना पॉल्यूशन है, या फिर जो रिसोर्सेज एक तरह से जो शॉर्टेज हो रहा है उसके प्रॉब्लम को कैसे खत्म किया जाए। तो सब लोग मिल करके क्या किया, एक एजेंडा बनाया, जिसे एक एजेंडा 21 कहते हैं। एजेंडा 21 सेंचुरी, एजेंडा 21 इसलिए कहते हैं कि 21 सेंचुरी आते आते क्या करना है, हम लोगों को अपने एम को क्या करना है, प्राप्त करना है, अचीव करना है। जिसमें सबसे पहले पॉवर्टी को रिमूव करना है, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम को रिमूव करना है, उसके बाद क्या करना है, डिजीज को रिमूव करना है, इन सभी चीजों से लड़ना है और इसको रिमूव करना है, अर्थात इसको एक तरह से बोले तो खत्म करना है। तो 1992 में क्या हुआ था, फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट हुआ था। ये कहाँ हुआ था, तो रियो डी जेनेरियो में हुआ था। ठीक है ना, ये रियो डी जेनेरियो कहाँ पे है, ब्राजील में है। ये ब्राजील कहाँ पे है, तो एक्चुअली ब्राजील का जो एक जो है ना, ये ब्राजील का क्या है, एक टाउन है। ब्राजील का कैपिटल ब्राजीलिया है, लेकिन ब्राजील का रियो डी जेनेरियो क्या है, एक टाउन है। यहीं पर रियो डी जो है जेनेरियो समिट जो है हुआ था 1992 में। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, करेक्ट है, व्हेन वाज पब्लिश्ड ब्रूटलैंड कमीशन रिपोर्ट। ब्रूटलैंड कमीशन रिपोर्ट कब जो है एक तरह से पब्लिश किया गया था। देखिए ब्रूटलैंड कमीशन रिपोर्ट जो थे ना, एच जी ब्रूटलैंड द्वारा जो है एक तरह से जो नॉर्वे के प्रधानमंत्री थे और एक इन्वायरमेंटलिस्ट भी थे, उन्होंने एक रिपोर्ट बनाया हुआ था जिसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बताया हुआ था। ठीक है ना, और किस तरह रिसोर्सेज को यूज किया जाए, कैसे उसको बचाया जाए, किस तरह हमारी इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम जो हमारे पास जो हमारे सामने इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है उसको कैसे रिड्यूस किया जाए, इन सभी चीज़ों को लेकर के एक जो है रिपोर्ट बनाए हुए थे और इससे कैसे छुटकारा पाए, उसे ही कहा जाता है ब्रूटलैंड कमीशन रिपोर्ट। ठीक है ना, ये ब्रूटलैंड कमीशन रिपोर्ट बेसिकली 1987 में पब्लिश्ड किया गया हुआ था। ठीक है ना, और किस तरह एक मैंने इसको एज एक बुक भी पब्लिश किया था जिसका नाम था आवर कॉमन
फ्यूचर, आवर कॉमन फ्यूचर, बात समझे कि नहीं। तो ये आवर कॉमन फ्यूचर जो है, ये बुक किसके आधार पर, द ब्रुकलिन कमीशन रिपोर्ट के बेस पर क्या किया गया था, एक बुक बनाया गया था, जो कौन छापा हुआ था, ऑक्सफोर्ड, मतलब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस के द्वारा वो क्या किया था, पब्लिश किया गया हुआ था, ठीक है ना। नेक्स्ट टॉपिक करेक्ट, जुडिशियस यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज इज कॉल्ड, जुडिशियस यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज जब भी बोलेगा तो रिसोर्सेज प्लानिंग होगा, ठीक है ना। हु emphasized द गांधीयन philosophy in his book small is beautiful in 1774, 1774 नहीं ना हो गया यार, 1974 होगा आई थिंक, 1974 होगा, बात समझे कि नहीं, 1774 गलती से लिखा गया, ये 1974 होगा। तो देखिए एक बुक था जिसका नाम था स्मॉल इज ब्यूटीफुल, ठीक है ना, स्मॉल इज ब्यूटीफुल, ये सुमशेर के द्वारा लिखा गया एक पुस्तक था। इसमें क्या किया गया था, महात्मा गांधी जो थे ना, वो जो ओवर एक तरह से इंडस्ट्रियलाइजेशन जो था, हाइपर इंडस्ट्रियलाइजेशन, मतलब कि बड़े बड़े उद्योगों के स्थापना के विरुद्ध थे। महात्मा गांधी का कहना था कि बड़ा उद्योग का स्थापना होना चाहिए, लेकिन उतने ज्यादा मात्रा में नहीं होना चाहिए जिससे कि जो छोटे छोटे इंडस्ट्री है उसका वो खत्म हो जाए। अगर किसी भी तरह के किसी भी वस्तु का उत्पादन जो होगा, प्रोडक्शन जो होगा, ज्यादा मात्रा में होगा तो यूटिलाइजेशन भी ज्यादा मात्रा में हो जाएगा। आज क्या है मार्केट में देख रहे हैं ना, रोज नया नया स्टाइल, नया नया डिजाइन का कपड़ा आ रहा है, लड़का एक बार पहन ले रहा है, लड़की सब एक बार पहन ले रही है, सब बात समझे कि नहीं, तो दोबारा करिए सब नहीं, तो पुराना हो गया, बात समझे कि नहीं, 10 दिन में फिर नया स्टाइल आ रहा है, ठीक है ना, फिर नया खरीदवा लेने हैं। तो इस तरह आप सोचिए कि अगर रिसोर्सेज का मतलब किसी भी वस्तु का उत्पादन ज्यादा मात्रा में नहीं होगा तो हम अपने यूज को, अब अपने नेसेसिटी को शॉर्ट रखेंगे, लेकिन हमारे पास ऑप्शन ज्यादा होगा तो हम क्या होंगे, पैसा का कमी तो है नहीं, नए नए सामानों का यूज, नए नए सामानों का खरीदारी ज्यादा करेंगे। जरूरी नहीं है, फिर भी हम एक स्टाइल और अपने एक तरह से शो अप के लिए उस चीज को यूज कर रहे हैं, और इस प्रकृति और इस तरह के इन्वायरमेंट का शोषण कर रहे हैं, और नेचुरल और रिसोर्सेज का ओवर यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। तो महात्मा गांधी का मानना था कि अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन जो होगा बड़े मात्रा में होगा, अधिक मात्रा में होगा, तो क्या होगा, प्रोडक्शन ज्यादा होगा। जब प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो वस्तु जो, तो रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन क्या होगा, जो एक तरह से अगर बात करें तो ओवर यूटिलाइजेशन होगा, रिसोर्सेज का क्या होगा, ओवर यूटिलाइजेशन होगा। इसलिए प्रोडक्शन लिमिट में होना चाहिए, प्रोडक्शन लिमिट में होगा तो रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन होगा, यूज नहीं होगा। बात समझ आ गया। तो सुमशेर के द्वारा गांधीयन फिलोसफी को अपने पुस्तक स्मॉल इज ब्यूटीफुल में लिखा गया था। नेक्स्ट पॉइंट करेक्ट है, हु रिप्रेजेंट ब्रुकलिन रिपोर्ट इन 1987। देखिए 1987 में अभी जस्ट जीएच जो है, जीएच नाम एच जी नहीं, जीएच ब्रुकलिन, ठीक है ना, ये कहाँ के थे, नॉर्वे के थे। नॉर्वे कहाँ पे है, तो आप यूरोप में देखेंगे तो सबसे ऊपर वाला एरिया नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, नीचे आएंगे तो डेनमार्क, बात समझे, एक लाइने में। तो नॉर्वे के ये क्या थे, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है, वहीं से शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है ना। और स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है। ये समझ आ गया। देखा इन विच बुक फर्स्ट टाइम द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाज गिवन, किस बुक में, अभी जस्ट बेचा ब्रुकलिन कमीशन रिपोर्ट के आधार पर आवर कॉमन फ्यूचर बनाया गया था, उसी में सस्टेनेबल डेवलपमेंट का बात किया गया था। तो कौन सा बुक, आवर कॉमन फ्यूचर, बस समझ नहीं, इसी में फर्स्ट टाइम ब्रुकलिन कमीशन रिपोर्ट में ही फर्स्ट टाइम सस्टेनेबल डेवलपमेंट का बात किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, who said there is enough for anybody's need but not for anybody greed। मतलब महात्मा गांधी ने एक बात बोला हुआ था, ये कोट जो है महात्मा गांधी बोले थे कि हमारे जरूरत के लिए संसाधन बहुत सारा है, बात समझे कि नहीं, कमी नहीं है, लेकिन हमारे लालच के लिए नहीं है, बात समझे कि नहीं। और हम संसाधन का क्या कर रहे हैं, लालच में आकर के और अपने फायदे के लिए, स्पेशल बात समझे कि इंडिविजुअल फायदे के लिए संसाधन का गलत उपयोग करें, ओवर यूटिलाइजेशन करें, जो आने वाले समय में हमारे लिए क्या होता है, डेंजरस होते जा रहा है। करेगा, हाउ मच परसेंट एरिया इन कवर बाई प्लेट्यू, इंडिया में कितने परसेंट एरिया जो है प्लेट्यू के द्वारा घिरा हुआ है। जब भी प्लेट्यू की बात करेगा तो 27%, माउंटेन 30%, माउंटेन, और प्लेन की बात करेगा तो प्लेन जो है 43%, ठीक है ना। और सबसे घनी आबादी प्लेन में, सबसे कम आबादी जो है माउंटेन में, बस समझे नहीं। सबसे ज्यादा मिनरल स्टॉक कहाँ मिलता है आपको, प्लेट्यू में, सबसे ज्यादा मिनरल स्टॉक प्लेट्यू में मिलता है, ठीक है ना। तो ये वाला बात हमेशा याद रखना। और सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर एरिया कौन होगा आपको, तो ये प्लेन एरिया होता है, ठीक है ना। उसके बाद आता है आपको प्लेट्यू एरिया। नेक्स्ट, व्हेन सेलिब्रेट वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, देखिए वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जो है 5 जून से मनाया जाता है, ठीक है। और 9 जनवरी को
भारतीय प्रवासी दिवस, महात्मा गांधी आए हुए थे साउथ अफ्रीका से। 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ दिवस मनाया जाता है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो था ना उसका स्थापना 7 अप्रैल को हुआ था। 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे, वाटर डे के रूप में मनाया जाता है। फर्स्ट अर्थ समिट वाज हेल्ड एट डैश, देखिए फर्स्ट अर्थ समिट जब पूछेगा था फर्स्ट अर्थ समिट रियो डी जेनेरियो 1992 में हुआ था। रियो डी जेनेरियो कहाँ पे, ब्राजील का एक टाउन है। देखिए अब वही पूछेगा सेकंड, सेकंड तो न्यूयॉर्क, मतलब अमेरिका के न्यूयॉर्क में 1997 में हुआ था। इसे +5 जो है +5 कमीशन भी बोलते हैं, ठीक है ना। से थर्ड जो अर्थ समिट हुआ था जोहान्सबर्ग, ये जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में है, ठीक है ना। ये 2002 में हुआ था, ठीक है ना। इसे +10 समिट भी बोला जाता है। स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस जो हुआ था वो कब हुआ था, 1972 में हुआ था, ठीक है ना। स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस, स्टॉकहोम स्वीडन का क्या है, स्वीडन का ये जो है राजधानी है। और यहीं से बाकी शांति के नोबेल पुरस्कार छोड़कर बाकी 6 का नोबेल पुरस्कार कहाँ से दिया जाता है, 5वीं का नोबेल पुरस्कार कहाँ से दिया जाता है, स्टॉकहोम से दिया जाता है। आई होप इतना वाला बात समझ आ गया होगा। रियो समिट अगर पूछेगा तो 3, एक जो होगा फर्स्ट रियो समिट है रियो डी जेनेरियो में, ठीक है ना। अर्थ समिट रियो डी जेनेरियो 1992 में हुआ था। सेकेंड अर्थ समिट पूछेगा तो न्यूयॉर्क में हुआ था 1997 में। थर्ड अर्थ समिट पूछेगा तो थर्ड अर्थ समिट का हुआ था जोहान्सबर्ग में 2002 में हुआ था, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग, When was Agenda 21 डिक्लेरेशन साइंड एट UNCED, देखिए UNCED के द्वारा एजेंडा 21 कब साइन किया गया था, तो फर्स्ट अर्थ समिट में। याद रखना है फर्स्ट अर्थ समिट में जब 1987 में वुडलैंड कमीशन रिपोर्ट आया, उसके बाद जो है ना इस पर कुछ खास ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन 1992 आते आते पूरे देश के लोगों को लगा नहीं भाई इस पर ध्यान देना चाहिए, तो 1992 में फर्स्ट अर्थ समिट रखा गया और एक जो है आवर कॉमन फ्यूचर नाम से एक बुक भी छापा गया, ठीक है ना। और जिसमें एजेंडा 2021 को रखा गया और इस पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया। तो एजेंडा 2021 क्या था, एक डिक्लेरेशन था जो यूनाइटेड नेशन के द्वारा जो है ना एक कॉन्फ्रेंस रखा गया, किस पर, इन्वायरमेंटल डेवलपमेंट पर। इसी को कहा जाता है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ऑन इन्वायरमेंटल डेवलपमेंट। बात समझ आ गई, इसका फुल फॉर्म होता है। और इसी के द्वारा एजेंडा 2020 डिक्लेरेशन साइन किया गया, ठीक है ना, जिसमें हर देश को कहा गया कि आप अपना एजेंडा बनाइए, आपके यहाँ किस तरह की सबसे ज्यादा जरूरत है, किस चीज़ों की जरूरत है, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम क्या है, ग्लोबल वार्मिंग है, या फिर आप ग्रीन हाउस गैस का जो मतलब प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है उसको कम कीजिए। एक तरह से ग्लोबल वार्मिंग है उस पर ध्यान दीजिए, उसको रिड्यूस कीजिए। उसके बाद क्या है कि आपका डिजीज़ है उसको ध्यान में देखिए, वहाँ पर रिड्यूस कीजिए डिजीज़ को। उसके बाद क्या है, पॉवर्टी है उसको रिड्यूस कीजिए, ठीक है ना। रिसोर्सेज डेवलपमेंट का कार्य कीजिए, मतलब रिसोर्सेज को ओवर यूटिलाइजेशन को कैसे कम किया जाए, एक तरह से प्लानिंग बनाइए। तो एजेंडा 21 समझ आया क्यों एजेंडा 21 नाम रखा गया, कि 21st सेंचुरी आते आते हमको क्या कर लेना है, इस मतलब एक तरह से एजेंडा को, मतलब जो भी हम एजेंडा बनाए हैं, कार्यक्रम बनाए हुए हैं, उसको हम क्या करें, अचीव करने के लिए, इसलिए एजेंडा 21 नाम रखेंगे। इन विच स्टेट ओवर इरिगेशन इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर लैंड डिग्रेडेशन, लैंड डिग्रेडेशन जो है किस स्टेट में इरिगेशन से नहीं क्रिएट होता है। यहाँ पर इरिगेशन जो है मेन प्रॉब्लम नहीं है लैंड डिग्रेडेशन का। तो पंजाब में तो होगा, क्योंकि पंजाब में खेती, जहाँ खेती सबसे ज्यादा होगा, जहाँ एग्रीकल्चर सबसे ज्यादा होगा, वहाँ जाहिर सी बात है इरिगेशन ज्यादा होगा। हरियाणा में सबसे ज्यादा, वेस्टर्न यूपी में भी सबसे ज्यादा होता है। महाराष्ट्र में जो होगा ये क्या होगा, यहाँ इरिगेशन नहीं होगा, यहाँ ओवर ग्रेजिंग सबसे ज्यादा, बात समझे कि नहीं, मेन प्रॉब्लम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ कल्टीवेबल वेस्टलैंड। देखिए कल्टीवेबल वेस्टलैंड की बात कर रहे हैं तो ग्रॉस करप्ट एरिया तो ये होगा नहीं। अनकल्टीवेटेड लैंड, अनकल्टीवेटेड लैंड जो होगा ना, कल्टीवेबल वेस्टलैंड होता है, ठीक है ना। बैरन लैंड तो होगा नहीं, बैरन लैंड, करंट फैलो लैंड भी नहीं होगा। तो आंसर आपका कौन हो जाएगा, बी, अनकल्टीवेटेड लैंड। ठीक है, समझ आ गया। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। 25 हम लोग इसमें देखें, 25 लगभग 25-30 के बाद करीब करीब नेक्स्ट वीडियो में टोटल 50-55 के करीब आपका ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। अगर आप इसको सही से देख लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं, तो मैं वादा करता हूं आपसे कि आपके इससे बाहर का कोई क्वेश्चंस नहीं आने वाला है। नेक्स्ट वीडियो आएगा, उसको सही से देख लीजिएगा, रिवीजन करते रहिएगा, इसका नोट्स बना लीजिएगा। नोट्स बना लीजिएगा, ज्यादा फायदा होगा। कम टाइम ऑफ पीरियड आपके पास, मतलब में आप क्या कर सकते हैं, उसको रिवीजन कर सकते हैं। आपको भी दिक्कत नहीं होगा, बार बार वीडियो देखने की झंझट से खत्म हो जाइएगा, मुक्त हो जाइएगा, ठीक है ना। तो बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद।